Welcome viewers. Today's topic is pancreas. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक पार्ट है. वी आर स्टडिंग अबाउट अग्नाशय. हिंदी में पैंक्रियास को अग्नाशय भी कहा जाता है. और डायबिटीज डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आजकल के जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है, तो कुछ चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, क्या खानी चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज कुछ जान लेते हैं. कुछ टेक अवे मैसेज आज हम लोग लेके जाएंगे. विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द पैंक्रियास पार्ट्स, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. क्या उसके डाइजेशन के हेल्प मतलब डाइजेशन में क्या क्या होता है. विल स्टडी द स्टेप्स दैट अकर इन द पैंक्रियास. ओके, तो लेट अस बिगिन. सबसे पहले तो पैंक्रियास के बारे में जान लीजिए कि इट इज एन ग्लैंड, एक ऑर्गन है, ग्लैंड है दैट इज प्रेजेंट. वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ डिओडिनम एंड स्टमक. उसके आसपास के एरिया में प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में. एंड इट इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड. क्या होता है हेटेरोक्राइन? हेटेरोक्राइन मतलब हेटेरोक्राइन मीन्स कि दो, इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. इसके कारण कि जो एक्सोक्राइन है वो कुछ सिक्रीशंस सरफेस पे सिक्रीट करते हैं, एक्सो विथ हेल्प ऑफ डक्ट, है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेगा. तो जैसे उसके अंदर आएगा पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, जो डिओडिनम में रिलीज होगा और जिसके मदद से डाइजेशन होगा. और एंडोक्राइन फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि इंपॉर्टेंट हार्मोन उसमें इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमैटोस्टैटिन है. तो इंसुलिन के बारे में वही हम लोग जानते हैं. तो यही एक इंसुलिन हार्मोन है जो पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट, जिसको कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, एक स्फेरिकल मास ऑफ सेल होता है जो कि पैंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होता है. इट रिलीजेस इंसुलिन, उसके सेल्स इंसुलिन रिलीज करते हैं. ठीक है. तो people they are suffering from diabetes, they should be careful in cold weather because as the temperature drops the blood sugar level increases. क्यों होता है ऐसा? Because people they remain, है ना, they do not remain active in winter and exercise वगैरह नहीं करते हैं, ना, जनरली लेजीनेस ज़्यादा आ जाते हैं विंटर में. and we eat more food and while we spend more time at home. So this is one of the reasons why sugar level often it increases in the cold weather. ठीक है. तो डायबिटीज में होता क्या है? मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रिक्टली अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज, जिसके अंदर जो हार्मोन रिलीज होता है इंसुलिन बाय द पैंक्रियास. इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स द ग्लूकोज, जो फूड से हमें मिलता है, इट हेल्प्स द दिस ग्लूकोज टू रीच द सेल्स एंड इट विल बी यूज्ड फॉर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यानी कि एनर्जी. बट अगर इसी इंसुलिन का जो कि ग्लूकोज पहुंचाता है सेल्स को, तो इसी इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो ग्लूकोज सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा और ग्लूकोज कहाँ रह जाएगा? रास्ते में रह जाएगा, यानी कि ब्लड में रह जाएगा. ब्लड के थ्रू, ब्लड के माध्यम से सेल्स को जाता है, तो इंसुलिन की संख्या ब्लड में बढ़ने लगेगी, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाएगी, तो जिससे कि इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस डायबिटीज कहा जाता है. ठीक है. तो इसमें या तो डिफिशियंसी हो जाएगी इंसुलिन की, या तो बॉडी हमारा इंसुलिन बना नहीं पा रहा है, या तो इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में बना रहा है बट वो ग्लूकोज अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है ना, ग्लूकोज जो अंदर सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो ग्लूकोज इंसुलिन इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हमारा बॉडी. तो इस कारण के कारण डायबिटीज हो जाते हैं. ठंड के मौसम में स्पेशली क्या अवॉइड करना चाहिए? 5 चीजें जो मैंने बताया स्टार्टिंग में. पैक्ड जूस, है ना, दे आर रिच विथ स्वीटनेस, मीठा चीज, है ना, हनी हो गया मीठा चीज. तो फुल क्रीम मिल्क, है ना, मिल्क वगैरह में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो नहीं यूज़ करना है. फ्लेवर्ड कर्ड वगैरह हो गया जो भी. और जंक फूड, तो यानी कि बेसिकली शुगरी फूड जिसमें शुगर कंटेंट, फ्राइड कंटेंट, ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, वो सब अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट तो देयर चांसेस फॉर कन्वर्टिंग दिस, है ना, फैट्स एंड अदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाएंगे बॉडी के ब्लड के अंदर. तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए डायबिटीज़ होने के रिस्क ज़्यादा होता है. तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए, है ना. मीट एंड प्रोसेस्ड मीट के बदले प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना चाहिए. शुगर एंड फ्राइड फूड्स के बदले फाइबर रिच फूड खाना चाहिए. ठीक है. वाइट ब्रेड वगैरह के बदले होल ग्रेन या ब्राउन ब्रेड खाइए.
दे आर मोर यूजफुल फॉर द डायबिटीज पेशेंट्स। तो कैंडी और चिप्स है ना, चिप्स वगैरह फ्राइड आइटम हो गया, इसके बदले नट्स खाइए, सीड्स खाइए। और स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो एक क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद का इंटेक बहुत कर देना चाहिए। दीज आर द टॉप 10 फूड्स फॉर डायबिटीज। ग्रीन लीफी, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, तो इसका इंटेक कर सकता है। नॉनवेज वगैरह में खाना है तो ओमेगा 3 रिच होता है, फिशेस वगैरह, सैल्मन, तो ये सब खाना चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स, टर्मरिक एंड ऑल, पम्पकिन सीड्स एंड ऑल, तो ये सब यूजफुल है ही। हरा मटर हो गया, तो यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर ए डायबिटिक पेशेंट, या फिर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके बारे में ये बेसिक जानकारी आनी चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे आसपास की चीज़ों से हम इसे लिंक करना चाहिए, क्या है हमारा जो नॉलेज है ये काम आएगा कि नहीं, तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, ये तो डिटेल में तो पढ़ना ही है हमें, बट बेसिक नॉलेज भी रहना चाहिए। तो चलिए लेट्स कम बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पैंक्रियास। पैंक्रियास का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ पे पाया जाता है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिओडिनम, दिस डायग्राम के अंदर, एक मिनट, वन मिनट, इस डायग्राम के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द डिओडिनम, दिस इज आवर डिओडेनम। तो ये डिओडिनम है, इट इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, इलियम और जेजुनम। तो स्टार्टिंग का पार्ट को डिओडिनम कहा जाता है, और यहाँ पे ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हेड ऑफ द नेक इट इज एज, जो पहले तो पार्ट्स जान लीजिए, पैंक्रियास के क्या क्या पार्ट है। हेड होते हैं, नेक होता है, बॉडी होता है और टेल होता है। तो हेड वाला एरिया डिओडेनम में एम्बेडेड रहता है। नेक वाला एरिया इट अपीयर्स एज इफ इट इज कंप्रेस्ड बाय द स्टमक, जो बॉडी वाला एरिया है, नेक और बॉडी वाला एरिया। एंड टेल वाला एरिया इट इज टुवर्ड्स द स्प्लीन, है ना, यहाँ पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्प्लीन होगा, यहाँ पे स्टमक होगा। ठीक है, तो ये इसके एसोसिएटेड यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टमक हो गया, डिओडेनम हो गया और स्प्लीन। पार्ट्स क्या है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। चलिए, कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अब पैंक्रियास को कट करके देखेंगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज लोब्यूल्स। लोब्यूल्स कहा जाता है इसमें जो एसिनाई है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो सर्कुलर फॉर्म में सेल्स, इसके पैंक्रियाटिक सेल्स अरेंज्ड रहते हैं, फ्लावर के जैसा अरेंजमेंट जैसा दिख रहा होता है, और बीच में जो स्पेस होता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से लिंक्ड होगा। तो जो इसके न्यूक्लियस वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये जो एंजाइम्स वगैरह बनाएंगे वो इसके अंदर रिलीज कर देंगे, और ये डक्ट के माध्यम से इट विल गो टू द पैंक्रियाटिक डक्ट, और फिर पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ के, डिओडिनम में जाकर वो रिलीज करेगा। पैंक्रियाटिक डक्ट जाके मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलेगा, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे एम्पुला ऑफ वाटर बनाता है, जो स्वेलन पार्ट है, जिसकी हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला भी कहा जाता है। ठीक है, हेपाटो पैंक्रियाटिक एम्पुला यहाँ पर किस चीज से तो बना है ना, एक तो जो इधर साइड से आया जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होगा, और जो यहाँ पे बाइल डक्ट आएगा, है ना, तो बाइल डक्ट मिलके दोनों हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। उसके एंड वाले पार्ट जो डिओडेनम में घुसा रहता है, वहाँ पे स्वेलन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर। तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है इसका रिलीज पैंक्रियाटिक जूस का। ठीक है, तो ये पैंक्रियाटिक जूस इसमें जाकर रिलीज हो जाएगा, और फिर यहाँ से खाना आ रहा है ना, जो स्टमक से खाना आया दैट इज काइम। क्या आया स्टमक से, काइम। तो काइम के ऊपर सारा इसका डाइजेशन एक्ट होगा। पैंक्रियाटिक जूस जो रिलीज करेगा इट विल एक्ट ऑन द काइम, और इसको फर्दर डाइजेशन स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस की मदद से। तो these are the structure of the internal structure। तो लोब्यूल्स प्रेजेंट है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि इसको एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। तो ये जो लोब्यूल्स के अंदर जो एसिनाई है, एसिनाई दे विल फॉर्म द एक्सोक्राइन पार्ट। कैसा बनाएगा, एक्सोक्राइन। उसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं ना, हमने बताया ना, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है। पैंक्रियास कैसा होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है, यानी कि हेटेरो मीन्स अलग अलग, विभिन्न प्रकार के टाइप्स इसमें प्रेजेंट है, तो हेटेरोक्राइन। तो दो टाइप का, एक तो एक्सोक्राइन है जो कि डक्ट के थ्रू सरफेस पे रिलीज कराएगा, जैसे कि ड्यूडेनम में रिलीज कराएगा। उसके बाद विद एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के अंदर क्या है, एक हार्मोन्स रिलीज करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि ये इट विल रिलीज सम केमिकल्स जो कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज कर देगा, ब्लड में। एग्जाम्पल क्या हो गया, हार्मोन्स हो गया। तो ये हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये सब रिलीज कराएगा। तो इन जो एसिनाई के अलावा, दीज आर व्हाट आई हैव ड्रॉन, दिस इज द एसिनाई, है ना, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट्स बनाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है, जो एंडोक्राइन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जैसे बॉल जैसा, स्फेरिकल बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये आइलेट्स ऑफ, आइलेट मतलब कि आइलैंड, है ना, आइलैंड के लिए वर्ड यूज हो, आइलेट है ना, स्मॉल आइलैंड। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, साइंटिस्ट के नाम पे लैंगरहैंस। इसके अंदर कुछ कुछ टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल कहा जाता है। ये जो पर्टिकुलर सेल अपना हार्मोन रिलीज करते हैं। अल्फा सेल रिलीज करेगा ग्लूकागॉन, अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज करता है, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन। तो इसके डिटेल फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक एक रिलीज और कंपोजिशन के बारे में। तो लेट अस बिगिन विद द फंक्शंस। हम लोग फर्स्ट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जो कि उसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड रिच होता है ना, इसका पीएच बहुत हाई होता है। जो पैंक्रियाटिक जूस जो रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस, उसका पीएच कितना होता है, पीएच इज अबाउट 8.4। अच्छा, और पैंक्रियास का ओवरऑल जो ना पीएच की बात करें तो उसका ओवरऑल जो है ना कलर वगैरह, जैसे कि ग्रेइश पिंक कलर का होता है। कैसा होता है ये, ग्रेइश पिंक इन कलर। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। तो अबाउट इसका वेट कितना होता है, 60 ग्राम, 60 ग्राम वेट होता है। इसका कलर ऐसा प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ डाटा वगैरह है, तो ये ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। पीएच कितना होता है इसका, जो पैंक्रियाटिक जूस का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो तो इसका ज़्यादा होता है ना। और ओवरऑल जो पैंक्रियास का जो सिक्रीशन होगा, है ना, जो आप बोलेंगे पैंक्रियाटिक जूस, तो ये 8.4 है। तो और इंटेस्टाइन वाला इंटेस्टाइनल जूस का 7.8 होता है, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक का पीएच कितना है, 8.4, हाईली एल्कलाइन है। एल्कलाइनिटी कौन प्रोवाइड करता है, HCO3 वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट। तो इसको ये जो हाई पीएच का ये रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा और वेरियस तरह के एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट रिलीज करेगा, जो कि इसका कंपोजिशन है किसका, ये पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज करता है, उसके अंदर के कंपोनेंट पूरा सबको मिला के एक जूस बोलते हैं, ठीक है। पीएच इसका 8.4 है, यानी कि अल्कलाइन नेचर है। ये बाइकार्बोनेट के वजह से आता है, जो कि हमारा HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। काइम में जो HCl उसको भी न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। बिसाइड्स द बाइल भी अल्कलाइनिटी HCl के जो एसिडिटी उसको निगेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो बताया ये। चलिए नेक्स्ट क्या है, अबाउट द अमाउंट, है ना। तो जनरली जो 1 to 1.5 लीटर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली रेंज 500 से 800 ml, है ना, 800 ml इतना रिलीज होता है पर डे, ठीक है। एवरेज जनरली यही देखा गया है ना, ये वाला याद नहीं करिएगा, 500 से 800 ml पर डे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिशन मेनली ये हो गया, इसका कंपोजिशन क्या हो गया, दीज आर द कंपोजिशन, बाइकार्बोनेट है, वाटर और कुछ एंजाइम्स है। तो एंजाइम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो प्रो एंजाइम्स का नाम क्या क्या होता है, प्रो एंजाइम्स जैसे कि हो गया ट्रिप्सिनोजेन, क्या हो गया,
trypsinogen. What are the components? Trypsinogen. फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो these are the various proenzymes. What are these? These are proenzymes. ठीक है, ये proenzymes होते हैं। इसके proenzymes के अलावा भी कुछ नॉर्मल, यानी कि ये क्या है? इनएक्टिव स्टेज में है। दे आर इन एक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव के अंदर कुछ एंजाइम्स एक्टिव स्टेज में भी होते हैं, जो जनरल दे आर द एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स नॉर्मल जैसे कि इलास्टेज वगैरह, कोलाजिनेज या फिर इलास्टेज, ये सब भी रिलीज होता है। तो दीज आर द फ्यू एंजाइम्स दैट आर ऑलरेडी इन दर एक्टिव स्टेज। ये भी सब सारे प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। व्हाट, क्या किस पे एक्ट करेंगे? प्रोटीन्स पे। तो इन्हें प्रोटीएजेस भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीएजेस। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एज लगा देते हैं, सफिक्स क्या लग जाता है? एज, तो प्रोटीएज। तो ये वेरियस तरह के प्रोटीएजेस हो गए। अब इनका डाइजेशन कैसे, क्या डाइजेशन कराएगा, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए क्या होगा। चलिए बताते हैं, एक मिनट, एक एक करके सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रोटीन का है ना, प्रोटीन के बारे में पढ़े, प्रोटीन डाइजेशन में जो एंजाइम्स हेल्प कर रहा है। उसी तरह सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन करता है, वो पढ़ेंगे। फिर फैट के लिए क्या करता है, वो पढ़ेंगे। फिर न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या करता है, वो पढ़ेंगे। तो इसी तरह डाइजेस्टिव का जो पैंक्रियाटिक जूस के सारे डाइजेस्टिव फंक्शंस ओवर हो जाएंगे। तो ये सब कैसे काम हो रहा है, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या है? ट्रिप्सिनोजेन। व्हाट आर दे? ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन को सबसे पहले तो एक्टिव करना होगा। ट्रिप्सिनोजेन को सबसे पहले एक्टिव बनाना होगा। तो एक्टिव बनाने के लिए एक एंजाइम्स होता है जिसे एंटेरोकाइनेज कहा जाता है। एंटेरोकाइनेज, ये एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस जो हम लोग आने वाले जो क्लासेस है जो कि उसमें पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, जैसे क्रिप्स ऑफ लुबरकून या ब्रूनर्स ग्लैंड कहते, तो उनमें से ये सिक्रीशन होता है एंट्रोकाइनेज, वो इसको एक्टिव कर देता है। तो ये क्या बना देगा? ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन बन के एक्टिव हो गया। फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन है, उसको भी एक्टिव करना है। अब ये ट्रिप्सिन जब एक बार एक्टिव हो गया, ये फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव कर देगा। तो काइमोट्रिप्सिनोजेन है, जो काइमोट्रिप्सिनोजेन को ये एक्टिव कर देगा। किसमें? ओजेन। ओजेन वर्ड एक्टिव के लिए होता है, तो ओजेन हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये आपका काइमोट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्रो कार्बोक्सीडेज। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है। इसके अंदर प्रो हटा दो, है ना, प्रो वर्ड चला जाएगा। कौन एक्ट करेगा? यही ट्रिप्सिन है। ट्रिप्स, यही वाला ट्रिप्सिन एक्ट करेगा इसके ऊपर। तो ये बना देगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज। व्हाट इट विल फॉर्म? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज बना डालेगा। तो ये तीन एक्टिव फॉर्म्स बन गए हमारे। वी हैव गॉट द थ्री एक्टिव फॉर्म्स विच आर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, तब ये सब किस पे एक्ट करेंगे? प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एक्ट होता है वो प्रोटीन्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ऊपर वो एक्ट करेंगे। क्या एक्ट करेंगे? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन दोनों का यही फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। तो ये भी
दोनों प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे और इट विल कन्वर्ट इट इनटू है ना पेप्टाइड्स, है ना, लार्ज पेप्टाइड्स के फॉर्म में वो बना देंगे। तो ये लार्ज पेप्टाइड्स इसमें बन गया। इसका भी फर्दर ब्रेकडाउन होगा जो इंटेस्टाइनल जूस कराएगा। अब ये यहाँ पे इतना ही किसके बस का है, तो ये इतना कर दिया। इसके बाद जो इसके बस का है, तो ये लार्ज पेप्टाइड्स को थोड़ा बहुत कौन तोड़ेगा, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो प्रोटीएज वगैरह भी होता है, जो इलास्टेज वगैरह होता है, इलास्टेज या कोलाजिनेज, तो वो भी प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी लार्ज पेप्टाइड्स के फॉर्म में रिलीज कर देगा। जो प्रोटीन्स है ना, इलास्टेज हुआ ना, इलास्टेज या कोलाजिनेज हो गया, तो ये सब लार्ज पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। और यही लार्ज पेप्टाइड्स ये दोनों है ना, ये सब सारे लार्ज पेप्टाइड्स को कौन कन्वर्ट कर देगा स्मॉलर फॉर्म में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करेगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो हम लोगों ने एक्टिव से इनएक्टिव में बनाया ना, यही थोड़ा बहुत इसको छोटे फॉर्म में कर देता है। जैसे कि है ना, कुछ फॉर्म हो गया डाइपेप्टाइड्स हो गए, कुछ अमाइनो एसिड के फॉर्म में भी टूट जाएगा। ए है अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड ब्रेक गए फाइनल पार्ट में, फिर डाइपेप्टाइड वगैरह भी टूटेंगे, है ना। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्टिव स्टेज में बना लो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बन गए, ठीक है। एक्टिव भी होने के लिए कैसे कैसे एक्टिव हुआ, ट्रिप्सिनोजेन एंट्रोकाइनेज से हुआ तो ट्रिप्सिन हुआ, फिर ट्रिप्सिन जो एक बार बन गया तो वो फिर एक्टिव कर देता है किसको, काइमोट्रिप्सिन को और ट्रिप्सिनोजेन को और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को। तो ये दोनों एक बार बन जाने के बाद ट्रिप्सिन खुद ही एक्टिवेट कर देता है। फिर से उसको बाद दोबारा एंटेरोकाइनेज एक्टिवेटर की जरूरत नहीं है। एंटेरोकाइनेज एक तरह से एक्टिवेटर का काम कर रहा है, तो वो एक्टिवेटर एक बार जो काम किया वो हो गया, तो एक्टिवेट हो गया। अब तीनों, अब तो फर्स्ट जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, फर्स्ट वाले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन्स को लार्ज पेप्टाइड्स के फॉर्म में तोड़ देंगे। और एक और जो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में रहता है, इलास्टेज ऑलरेडी एक्टिव होता है, तो एक्टिव ऑलरेडी इलास्टेज में भी लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जो लार्ज पेप्टाइड्स हैं उनको कार्बोक्सीपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक तरह का एक्सोपेप्टिडेज होता है। क्या होता है, एक्सोपेप्टिडेज। ये क्या है, एक्सोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज का मतलब क्या है कि कोई भी अमाइनो एसिड का जो चेन है ना, अमाइनो एसिड ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ, अमाइनो एसिड दिखा रहे हैं, खूब सारे अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, तो जो एक्सोपेप्टिडेज मतलब कि एंड पॉइंट्स पे ऐसे यहाँ से एंड से तोड़ देंगे, तो एंड से टूट जाएगा, तो एंड से टूटने के कारण कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह इसलिए एंड वाले बन जाते हैं, और कुछ जो बीच वाले बाकी जो कुछ लार्ज पेप्टाइड्स वगैरह ये कुछ टूटेंगे तो ये डाइपेप्टाइड्स भी बना डालता है, ठीक है। तो बाकी वाले सब क्या है, एंडोपेप्टाइड्स। ये ना जो काइमोट्रिप्सिन हो गया और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, दे आर ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिन क्या है, एंडोपेप्टिडेज। सिर्फ कार्बोक्सीपेप्टिडेज ही है वो एक्सो है, याद रखना है। कार्ब ऑक्सी है ना, एक्सो पूरा मिला हुआ है, कहो कार्बोक्सो है ना, ओ एक्सो है ना, एक्सो में भी ओ एक्स है, तो उससे याद रखेगा कार्बोक्सी क्या है, एक्सोपेप्टिडेज है, ठीक है। बाकी सब क्या है, एंडोपेप्टिडेज, ठीक है। चलिए ये हमारा किसका डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन। वी आर स्टडिंग द एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। इसके अंदर डाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है, इसका कंपोजिशन, सबसे पहले प्रोटीएजेस प्रेजेंस होता है, एंजाइम्स, तो एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन वाले डाइजेशन एंजाइम्स होते हैं, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दी। और फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जिसे कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है जो है पैंक्रियाटिक अल्फा काइनेज। क्या होता है, पैंक्रियाटिक अल्फा काइनेज। पैंक्रियाटिक अल्फा काइनेज क्या करता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड वगैरह में, स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देगा, जस्ट लाइक सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जैसा होता है उसी तरह इसको स्टार्च भी इसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, माल्टोज में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और
अल्फा डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो ये अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डेक्स्ट्रिन का DEXTRIN, डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम का नाम है क्या याद रखना है, कौन सा है, पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है, पैंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। सलाइवा में जो प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है, दैट इज सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, ये वाला पैंक्रियाटिक। ये तो आसान है, ठीक है। फिर फैट्स के बारे में, फैट्स कैसा किसका डाइजेशन करेगा, फैट्स जैसे कि आपने हम लोगों ने पढ़ा था बाइल्स वगैरह, जो फैट बड़ा सा लार्ज ड्रॉपलेट होता है, फैट को बाइल ने ऑलरेडी इस काम अपना थोड़ा सा कर चुका था। बाइल की वजह से क्या बनाता है, इमल्सिफाइड फैट बनाता है, इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे फैट के टुकड़े हो गए थे, इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स बना देता है। नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि बाइल एक तरह से फिजिकल ब्रेकडाउन कराता है और छोटे छोटे खूब सारे बड़ा सा फैट का छोटा छोटा टुकड़ा बना डालेगा, उसे इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। दीज आर इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। और बाइल ही फिर दे एक्टिवेट द लाइपेज, है ना, बाइल क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज को। तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है उसको एक्टिवेट कर देता है, पैंक्रियाटिक लाइपोज, ये नेचर के कारण ये और एक्टिवेट होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो इसके ऊपर लाइपेज एक्ट होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट होगा, तो ये सब कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, जो इसमें मल्सिफाइड फ्लैट ड्रॉपलेट्स है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डाइग्लिसराइड्स फर्दर फिर लाइपेज एक्ट करेगा तो फिर दे विल फॉर्म मोनोग्लिसराइड्स, क्या बनाएगा, मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोग्लिसराइड्स फिर फर्दर जो उसका मेन कंपोनेंट ग्लिसरॉल बना डालेगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, एफ क्या है, फैटी एसिड। यहाँ पर भी लाइपेज एक्ट होगा। तो इस तरह बे लाइपेज पूरा ब्रेकडाउन कर डालेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या है ना, फैट्स वगैरह जो होता है दे आर व्हाट, और दे फैट्स वगैरह क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, दे आर मोस्टली क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स डाई में हुआ, फिर मोनो में ग्लिसराइड में हुआ, फिर इसके बाद फैटी एसिड और उसका ग्लिसरॉल में बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि ट्राइग्लिसराइड भी फैटी एसिड ही होता है ना, ग्लिसरॉल्स में जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए और डीएनए उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो भी सेल्स, हम लोग कोई भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस वगैरह भी प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए। तो ये सब सेल्स के अंदर भी, बाहर साइटोप्लाज्म में भी कुछ आरएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। तो उनका डाइजेशन में कौन मदद करेगा, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो ये डीएनएज हो गया और आरएनएज। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस, इट विल रिलीज डीएनएज। क्या रिलीज करेगा, डीएनएज, एज लगा दो, और आरएनएज, एज लगा दो। एज जहां लग गया वो एंजाइम के लिए जो डाइजेस्ट करने वाले होंगे। तो डीएनए जो है, डीएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन कर देगा डीएनएज, ठीक है। सिमिलरली आरएनए है, आरएनए क्या होता है, ये आरएनएज एक्ट करेगा इसके ऊपर, और फिर ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। फिर इसका फर्दर ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा, जो इंटेस्टाइनल जूस इसका करवाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स का चेन होता है डीएनए और आरएनए, तो इसका न्यूक्लियोटाइड में बना दे, फिर न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर उसके बाद उसका फर्दर नाइट्रोजन बेस और शुगर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन, ये हो गया एक्सोक्राइन फंक्शन। तो सब फंक्शन इसका हम लोग एक्सोक्राइन का देख लिए, कैसे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, फैट का डाइजेशन हुआ, फिर न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हुआ। अब आ जाइए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो हम लोग पढ़े हैं ना, ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर खूब सारे ऐसे ऐसे
सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, तो इनका दे आर अबाउट 1 मिलियन। कितने होते हैं पैंक्रियास के अंदर? अबाउट 1 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट है। सोचिए इतने सारी संख्या में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल, ठीक है, बीटा, अल्फा नहीं, बीटा, है ना। तो बीटा सेल सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, दे मोस्टली मिडिल वाले एरिया में होते हैं, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मोस्टली कहाँ पे? टेल ऑफ पैंक्रियास में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली, मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? टेल ऑफ पैंक्रियास। तो ये तो आइलेट लैंगरहैंस है। और आइलेट लैंगरहैंस के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स कौन सा पाया जाता है? बी सेल्स, है ना। मोस्टली मिडिल वाला एरिया ना, स्फेरिकल एरिया के मिडिल पार्ट में, जनरली मिडिल पार्ट ऑफ आइलेट्स, है ना। तो मिडिल पार्ट ऑफ आइलेट्स में पाया जाता है। इसके अप्रोक्सीमेटली 65% ऑफ सेल्स बीटा सेल होते हैं, और ये हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, है। इंसुलिन का डिफिशियंसी हो जाता है तो डिजीज क्या कॉज होता है? डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये इंसुलिन के डिफिशियंसी से हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन में भी जो मोस्टली होता है 3 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, है ना, जिसे जेस्टेशनल भी मोस्टली कहा जाता है, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो मोस्टली ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून का मतलब कि हमारे बॉडी का जो सेल है वो हमारे ही जो क्या बोलते हैं, सेल्स को मारने लगते हैं। पैंक्रियास के जो सेल्स है ना, बीटा सेल्स को ही खुद मारने लगेंगे। तो बीटा सेल्स खुद मरने जाएगा तो डैमेज हो गया कौन सा? जो बीटा सेल्स वगैरह ही डैमेज होने लगे तो फिर इंसुलिन कहाँ से बनेगा? तो नो इंसुलिन प्रोडक्शन, है ना, नो इंसुलिन या फिर लेस इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगता है। तो ये बहुत ही दिक्कत होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। जनरली ऑटो इम्यून है तो मोस्टली ये जो बच्चे वगैरह हो गया, चिल्ड्रन हो गया, है ना, मोस्टली यंग पीपल वगैरह में ये ज़्यादा देखने को मिला है। बट इट कैन अकर एट एनी एज, है ना, बट इट कैन अकर एट एनी एज, है ना, कोई भी एज में भी हो सकता है। और ये बहुत जल्दी बनता है, इट विल डेवलप वेरी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी फास्ट ये डेवलप करता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून मतलब कि खुद का हमारा बॉडी अगर अपना सेल्स को नहीं मारना चाहिए ना, जो हमारे सेल्स डैमेज हो गए, बीमार है, खराब है, या बाहर से कोई पैथोजन आया, कुछ आया, तो उसको मारा जाता है ना। बट अगर हमारे खुद के सेल्स को मारने लगे, एक तरह का ये डिजीज होता है, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट है, ये तो खुद अपना इंसुलिन बना नहीं पा रहे हैं, तो इनको बाहर से हमेशा डेली उनको क्या लेना पड़ता है? डेली इंसुलिन लेना पड़ता है ना, या तो डायरेक्ट, है ना, मोस्टली इंजेक्शन वगैरह के थ्रू। तो डेली इनटेक ऑफ इंसुलिन इनमें करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स अबाउट द टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। फिर टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जान लीजिए, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज देखिए कौन बना था? जो बीटा सेल है ना, बीटा सेल ये पढ़ रहे हैं, देख वापस से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, देख लीजिए क्या है? बीटा सेल, है ना, फिर अल्फा सेल है, और फिर ये डेल्टा सेल है, ठीक है ना। बीटा सेल के बारे ही पढ़ रहे हैं, जो कि क्या रिलीज करता है? इंसुलिन, ठीक है। अल्फा सेल क्या रिलीज करेगा? ग्लूकागॉन, ठीक है। डेल्टा वाला क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक, है ना, पीपी करता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और फिर एक और सेल रिलीज करता है जो डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन, है ना। एक और टाइप का सेल होता है जो कि जिसे पीपी सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पीपी सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस का इनहिबिशन कराता है, ठीक है। चलिए आगे हो गया, क्या है भाई बच्चे लोग? टाइप 1 डायबिटीज देख रहे थे, ठीक है, जो हो जाता है ऑटो इम्यून। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज कैसा होता है? टाइप 2 के अंदर ये डायबिटीज जनरली ओल्ड पीपल वगैरह, है ना, यंग एज में होना चालू हो जाता है, धीरे धीरे कुछ सालों के बाद हो जाता है। तो जनरली ये जो मोस्टली ओल्डर जनरेशन में दिखने को मिलता है, ओल्डर
एज में ये देखने को मिलता है, बट यंग एज में भी हो सकता है अगर इसका ऑनसेट पहले हो गया है। तो इसके अंदर क्या होता है, या तो बॉडी हमारा इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है ना, या फिर इंसुलिन बना नहीं पा रहा है, या फिर इंसुलिन एकदम कम बन रहा है, या फिर इंसुलिन एकदम कम बन रहा है, या तो फिर इंसुलिन प्रॉपरली बन रहा है, इंसुलिन प्रॉपरली बन रहा है, बट क्या होगा, बट ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहा बॉडी, बट नॉट efficiently utilized by body, but not efficiently utilized by body, है ना। बॉडी अपना जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सेल के अंदर होते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज होते हैं, तो उनका एक्सचेंज वाला जो सेल्स के अंदर जो सेल होता है ना, सेल के अंदर वो घुस जा नहीं पाता है अंदर, इंसुलिन बेचारा बाहर का बाहर ब्लड में ही रह जाता है। तो इसके कारण जो ग्लूकोज का नंबर ज़्यादा हो जाता है, वरना ग्लूकोज को जाना चाहिए कहाँ पे, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर वो ग्लूकोज को नहीं ले जा पाता है, और वो ग्लूकोज कहाँ रह जाता है बेचारा, ब्लड में ही रह जाता है। ब्लड में रहने के कारण ग्लूकोज ब्लड का संख्या ब्लड में बढ़ जाएगा ग्लूकोज, तो हाई ब्लड हो जाएगा, हाई ब्लड यानी कि डायबिटीज़ हो गया। तो ये मेनली टाइप 2 ओल्ड एज में दिखने के मिलता है। जो और जनरली जो है ना इनएक्टिव लोग हैं, जो कम एक्सरसाइज करेंगे, है ना, इनएक्टिव है, जो मोटे लोग हैं, ओबीज लोग हैं, तो उनमें ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये ना मेडिकेशंस वगैरह देके इनका ठीक हो सकते हैं। ठीक है, मेडिकेशंस से ये ठीक हो सकते हैं। तो दीज आर अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, और फिर एक और तरह का डायबिटीज़ होता है जिससे जब बस नाम जान लीजिए, उतना आप लोग को डिटेल नहीं जानता, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल वर्ड ही होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने का, उसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो इस जो प्रेगनेंसी पीरियड में अगर डायबिटीज़ हुआ तो इस कॉल्ड एज जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये इट विल बी सीन इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर दिखेगा। ठीक है, और जनरली जब डिलीवर हो जाएगा है ना, तो डिलीवरी के बाद वो चला जाएगा, इट गोज आफ्टर डिलीवरी। तो बेबी का जब डिलीवरी हो गया तो उसके बाद ये वापस चला जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर रिस्क बेबी के लिए होता है ना, रिस्क फॉर बेबी, है ना, बेबी को रिस्क हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है, जनरली चांस वगैरह होता है ना इसका। अगर बेबी ओबीज वगैरह हो गया तो इसका टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है ना, मोर रिस्क। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो 3 तरह का डायबिटीज़ हो गया। टाइप 1 जो कि ऑटो इम्यून होता है, टाइप 2 जो कि जनरली ओल्ड एज वगैरह में होता है, बट हमारा बॉडी इफिशिएंटली इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाता है। फिर दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यही है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हम लोग सेल्स पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन किससे रिलीज होता है, हम लोग बीटा सेल के बारे इतना पढ़ने लग गए। ठीक है, फिर एक अल्फा सेल भी होता है। अल्फा सेल क्या करता है ना, तो यानी कि इंसुलिन का बेसिक जो फंक्शन क्या हो गया, इंसुलिन का फंक्शन क्या हो गया। अगर कोई पूछेगा कि क्या है इंसुलिन का फंक्शन, तो इंसुलिन क्या करता है बताइए। इंसुलिन का मेन फंक्शन है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज घटा देगा, यानी कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचा देगा, तो ये सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन वगैरह का स्टोरेज कन्वर्ट कर देगा। तो ये ना ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, तभी ना ब्लड के अंदर ग्लूकोज का संख्या घट जाता है। तो ये इंसुलिन का फंक्शन है। तो इसका साइट कहाँ है, कहाँ पे ये ऐसा होता है मोस्टली इट विल अकर इन लिवर और मसल्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा सेल। तो अल्फा सेल क्या रिलीज करता है, अल्फा सेल इट रिलीजेज हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन करता है। और अल्फा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, इट इज मोस्टली फाउंड नियर द पेरिफेरी ऑफ द आइलेट्स। तो जो पेरिफेरी है आइलेट्स का, तो उसके किनारे में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जनरली इसका 25% ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है बताइए, ये ग्लाइकोजन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, जो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन है। तो ये भी कहाँ होगा, इसका साइट होगा
लिवर विल बी इट्स मेन साइट। तो ये सब फंक्शन लीवर में कर रहा है, यानी कि ये जो सेल्स है ये किसमें, ब्लड में रिलीज कर रहा है। इट विल रिलीज दिस हार्मोन्स इन द ब्लड, ये ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है तो ब्लड के अंदर होता हुआ जो ब्लड के अंदर चला जाएगा, जो जहाँ पे इसको जाना है ना ब्लड, ये ब्लड वेसल्स होता हुआ चलता हुआ इट विल गो टू द लिवर में जाता है पैंक्रियास का सब चीज। तो उसके अंदर जब लिवर में जाएगा तो हार्मोन्स वहां पे एक्ट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेल्टा सेल के बारे में। व्हाट इज डेल्टा सेल? डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है? सोमैटोस्टैटिन। क्या रिलीज करता है? सोमैटोस्टैटिन, है ना। सोमैटोस्टैटिन ये इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन को, इनहिबिट ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, ये इसका जो सेल है वो डेल्टा सेल भी कहा जाता है ना। जो सेल्स है ये क्या हो गया? डेल्टा सेल। वो इसका सेल को क्या हो गया? अल्फा सेल। ठीक है, तो डेल्टा सेल रिलीज किया सोमैटोस्टैटिन, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, तो बैलेंस बनाए रखता है। तो इस तरह से खुद ग्लूकागॉन इंसुलिन तो एंटागोनिस्ट हो गए और मदद करते हैं ना, जब ग्लाइकोजन घट गया, ये हो गया है ना, जैसे कि कुछ अनशन वगैरह कर, है ना, जो ये ऐसा कब हो, फास्टिंग वगैरह हो रहा है, कोई फास्टिंग हुआ ना, ग्लूकोज का संख्या घट गया, ये हो गया, तो उस समय ये ऐसा काम देखने को मिलेगा। चलिए, फिर नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या है? पीपी शॉर्ट में से पीपी सेल भी कहा जाता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इट विल रिलीज, जो इसका नाम है उसी पे सिक्रीशन है, सिक्रीशन का नाम भी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ही है ना। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन क्या होता है? वेरी लेस इन नंबर क्या होता है? वेरी लेस इन नंबर, सेल्स का संख्या बहुत ही इसका कम होता है। डेल्टा सेल का अबाउट 10% होता है उसका, इसका बहुत ही कम होता है, 1-2% में ही पाया जाता है। और मोस्टली ये क्या करता है बताइए? इट विल इनहिबिट पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। जो पैंक्रियाटिक जूस बन रहा है ना, तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को। ठीक है, पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशन है पैंक्रियाटिक जूस वाला, उसको इनहिबिट करेगा। ठीक है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, है ना। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक जूस लिख दीजिए ना। पैंक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन होता है उसका इनहिबिट करता है। तो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द पैंक्रियास। हमने दो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस देख लिया। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर उज्ज्वल बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, नमस्कार, बाय बाय एंड लाइफ स्टडी करते रहिए। हमारा मोटो क्या है? स्टडीइंग लाइफ। चलिए, ओके, बाय बाय।